दैट वो मुसलमान कहलाते हैं, अदरवाइज मुसलमानों वाली कोई खूबी है नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो बड़े नेक लोग हैं सभी, तो वो सबकी सुनता है। फिर क्या वजह है कि मैं भागा जाऊं कि साहब फलां साहब हैं, उनसे जाके दुआ कराओ, ये काम हो जाएगा। रब तो मर्जी का मालिक है, चाहे जिस दुआ को कबूल करे, किसी दुआ को रिजेक्ट कर दे, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। ये जो हम तोको मानते हैं कि साहब फलां साहब हैं, ये मुस्तजाब दावात हैं, इनसे दुआ कराई जाए तो कबूल हो जाती है। कबूल करने वाला इसमें कोई शक नहीं, रब है, वो सुनने वाला है दुआओं को, कबूल करने वाला है दुआओं को, लेकिन पूरी वो अपनी मर्जी से करेगा। इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन होता यही है कि तवक्कुआत बहुत लंबी चौड़ी लेके हम जाते हैं और फिर मायूसी होती है। आई एम सॉरी, मैंने बड़े गैर मुतस्सा पॉइंट पर आपका वक्त आया कर दिया। ये जो आपने सवाल पूछा था, आप अगर कभी एक्सपीरियंस करें कि दो दरिया बह रहे हैं और आगे जाके मिलते हैं, आप एक कश्ती में सवार हैं, तो जब उस जंक्चर पर पहुंचेंगे जहां वो दोनों दरिया मिल रहे हैं, उनका पानी एक हो रहा है, तो आपकी किश्ती बेतहाशा डोलने लगेगी। हम बहसियत कौम के एक ट्रांजिशन में हैं, और जब कौमें ट्रांजिशन में होती हैं तो वल्नरेबल हो जाती हैं। तो जिस किश्ती में हम सवार हैं वो उस जगह है जहां दो दरिया मिल रहे हैं, तो वो डोल रही है, उससे हमें परेशानी लाहक है। इसका बेहतरीन हल यही है कि हमारा मास मीडिया, और मुसलमानों के यहाँ एक बहुत बड़ा मास मीडिया है, वो है मस्जिद का मंबर, उससे ऐसी तालीम दी जाए कि इंसान के दिल में ये बात अच्छी तरह से घर कर जाए कि मेरा रब मौजूद है, वो मुझे लुक आफ्टर करेगा, मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा। तो ये जो आप जिस परेशानी को आप रेफर कर रहे थे, वो परेशानी लाहक नहीं होती। आप जब किसी फकीर के पास जाते हैं, मैं दुआ करने वाले नहीं कह रहा, फकीर, दरवेश, वो कुछ नहीं करता, उसके हाथ में कहीं कोई इंजेक्शन नहीं है कि आपको दे दिया कि सेडेशन हो गई, जहन हो गया, आपके वो परेशानी दूर हो गई। वो कुछ भी नहीं करता, वो आपको नसीहत भी नहीं करता कि आप नमाज पढ़ा करें, आप अल्लाह की तरफ राग़ दुआ कीजिए। वो आपसे गुफ्तगू करता है, कहीं गुफ्तगू के दौरान बातें करता करता एक चुटकुला छोड़ देगा। वो बज़ाहिर तो लगता है कि किसी लाइटर नोट पर उन्होंने बात की, लेकिन वो इंसान के दिल में उतर जाता, और उसका जो रब पर ईमान तो हर एक का है, लेकिन रब पर भरोसा नहीं है। वी ऑल बिलीव इन अल्लाह बट वी डोंट ट्रस्ट हिम, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो वो जो ट्रस्ट है अल्लाह में, वो ऊद आता अंदर से, और इंसान सुकून में चला जाता है। समझता ये है कि उन साहब ने मुझे कोई चीज पढ़ के दम की, मैं सुकून में आ गया। वो उसकी बातें हैं, जो उसके अंदर की अच्छाई है, वो उसकी वाइब्स आप तक पास ऑन हो रही हैं। हर इंसान की बॉडी में रब ताला ने एक स्टैटिक करंट रखा है, विच वेरीज बिटवीन 3.5 to 5.5 वोल्ट। जो जो प्योरिटी आती है अंदर इंसान की, वो करंट बढ़ता है, और उस करंट के नतीजे में इंसान की बॉडी के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग होने लगता है। तो जब हम जाके किसी ऐसे दरवेश के पास बैठते हैं,
उसका मैग्नेटिक फील्ड हम पर असर अंदाज हो रहा होता है, यूं हमारी दुनिया बदलने लगती है। तो जहां इंसान ये फील करे ज़हनी तौर पर परेशान हूं, बजाय दुआ करने वाले के पास जाने के किसी दरवेश के पास चल गया, माफ कीजिएगा, तो इंसान सुकून में आ जाता। उसका ये आसान हल है। दूसरी बात आपने फरमाई कि जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन आमतौर पे पैदा होता है इंसान की ख्वाहिशात पूरी न होने से। हम एक ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद दूसरी और ख्वाहिशात पैदा कर लेते हैं। दो वो पूरी हो जाती तो हम चार पर। तो नतीजा ये है कि एक वक्त आता है कि हमारी ज्यादातर ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती। उन ख्वाहिशात के पूरी न होने से हमारे जहन जो वो सोते में बिजी हो जाता है और वहां मायूसी एक तरफ से आने लगती है। तो इसका एक हल जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया था, और आज तक अगरचे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना मेरा मुताला है अभी, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानता हूं, कोई इकोनॉमिस्ट वो हल नहीं हमें दे सका जो जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने 1400 साल पहले दे दिया था। आपने फरमाया कि मैंने अपनी जरूरियात इतनी कम कर ली कि मैं अमीर हो गया। ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू बड़ा अजीबोगरीब है। हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां जो आजकल पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके यहाँ एक यकीन घर कर गया है। वो ये है कि रात को सुकून होता है, रात को मैं पढ़ूं तो बड़ा अच्छा पढ़ा जाता है। तो बच्चे दिन को सोते हैं, रात को जाग के पढ़ते हैं। बगैर ये सोचे कि हम उस नेचुरल साइकिल को उलट रहे हैं कि रब ताला ने दिन काम के लिए बनाया है, रात आराम के लिए बनाई है। तो जब अपनी बॉडी का वो नेचुरल सिस्टम 180 डिग्रीज पर ले जाएंगे तो फिर उससे हमारी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सलाहियतों पे असर आएगा। एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरा, हमारे यहाँ, मैं आपको नहीं कह रहा क्योंकि आप भी बोतल से पी रहे थे पानी, एक हम सभी लोग बोतल को मुंह लगाते हैं। कभी इस तरह से आप स्टडी कीजिए विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट पर तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। किसी और को स्टडी कर लीजिए जिसको बताया ना हो आपने। तो 500 ml की एक बोतल लेंगे, दो घूंट थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पिएंगे उसमें से। आफ्टरनून तक वो एक बोतल 500 मिलीलीटर खत्म होगी, दूसरी बोतल रात भर चलती है, विदाउट रियलाइजिंग कि ह्यूमन बॉडी की जो जरूरत है डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस जिसमें हम रहते हैं, वो 2.5 से 3 लीटर पानी की डेली जरूरत है। तो जब आप किसी ऐसे आदमी से कहिए कि आपकी वाटर इनटेक बड़ी लो है, तो कि नहीं मैं तो बहुत पीता हूँ, तो सवाल ये करें कि बोतलें गिने कितनी पीती हैं, तो पता लगा कि 1.5 बोतल 750 मिलीलीटर। पानी इंसान की बॉडी में बड़ा बेसिक रोल प्ले करता है। जब पानी की इनटेक हमारी कम होती है तो हमारा सिस्टम बिगड़ने लगता है, एनर्जीज लो हो जाएंगी, याद नहीं रहेगा हमें कुछ, हर वक्त थके हुए रहेंगे। एक ये चीज आई उसने हमें डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। तीसरा, इन्हीं बच्चों को अगर आप देखें
क्योंकि डिप्रेशन में ज़्यादा मुब्तला बच्चे ही नजर आएंगे जो स्टूडेंट हैं। इनके खाने का कोई ठिकाना नहीं, दिल चाहेगा 2 दिन नहीं खाएंगे, दिल चाहेगा 4-4 बार एक दिन में खा लेंगे। नतीजा ये है कि वो फीड होता नहीं है हमारे बदन, एनर्जी जनरेट नहीं होती। यही वजह है कि जब आपके पास आते हैं, आप तो माशाल्लाह पब्लिक डीलिंग में हैं और खिदमत खल्क करते हैं, तो जब कोई बच्चा आता है तो वो आपसे कहेंगे कि हम फलां पीर साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे पर या बच्ची पर दम जिन आया हुआ है। खामोश रहिए, आपको कहने की जरूरत नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है। उनसे ये सवाल कर लीजिए, उसी बच्चे से कर लीजिए कि बेटा आप ये बताइए सुबह कितने बजे सोते हैं, 4 बजे या 5 बजे, और 1 बजे तक सोते हैं दोपहर। इनवेरिएबली ईच टाइम जवाब अफर्मेटिव होगा। माफ कीजिएगा। अगला सवाल उनसे पूछिए कि आपकी वाटर इनटेक कितनी है। बहुत कम है। आपका खाने का कोई शेड्यूल नहीं है, जब दिल चाहा भले 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार खा लिया, या दिन में 4-4 बार खा लिया। जवाब आएगा जी बिल्कुल दुरुस्त। एक और जो हमारे यहाँ बच्चों में मर्ज चल निकला कि मीठा ना खाया जाए वरना मोटे हो जाएंगे। शुगर आपके लिए बहुत बेसिक रोल रखती है। शक्कर, मैं चीनी की बात नहीं कर रहा, पंजाबी में जिसको हम शक्कर कहते हैं, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब हम शुगर इंटेक कम करते हैं अपनी, तो आप देखिए कि एक बेसिक प्रिंसिपल है साइंस का कि किसी चीज को भी मूव करने के लिए उसको प्राइम मूवर चाहिए, और प्राइम मूवर गेयर अप होता है सर एनर्जी से। लेकिन आपके बॉडी में तो रब ताला ने कई एक मशीन्स फिट कर दी। हमारा दिल है, बगैर किसी फॉरेन एड के, बगैर किसी बैटरी के, करंट के, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। हम इरादा करते हैं खाना खाने का, तो मुंह में एक सलाइवा आ जाता है, नवाला चबाते हैं, मैदे की तरफ जाता है, तो मैदा ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में चला जाता है। अब इनको कौन सी मशीन है जो चलाती है? तो ये जो शुगर है, शक्कर, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को। जब वो नहीं रहती तो टांगों में दर्द होता है, सोते वक्त टांगों में बड़ी बेचैनी होती है, हमारे लोअर बैक में दर्द रहता है, सर दर्द शुरू हो गया, मिग्रेन है। बिलीव मी, मिग्रेन नहीं होता। वो जो ही पानी वाटर इनटेक अपनी पूरी करता है, 3 दिन में मिग्रेन ठीक हो जाता है। तो ये जो आपने डिप्रेशन की बात की थी, आई एम सॉरी बड़ी लंबी बात हो गई। कम पढ़े लिखे आदमी का अलमिया ये है कि वो मुख्तसर बात कर नहीं सकता। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं जो मुख्तसर बात करते हैं। ये डिप्रेशन वगैरह ऐसा बीमारी नहीं, शायद नादिर कहीं हो तो हो, लेकिन नॉट दैट ट्रीटमेंट जितना हम सुनने में हमें आता है। सर इस वक्त एक मैं इसे नेशनल क्राइसिस कहूँगा सर। क्राइसिस ये है सर कि बदकिस्मती से सर जिस शहर में हम मौजूद हैं, पंजाब में सर ये दूसरे नंबर पे है सर कुला और तलाक में सर। लाहौर नंबर 1 है सर, फैसलाबाद सर दूसरे नंबर पे सर। पिछले चंद सालों में ऐसा क्या हुआ सर कि सर जो रिश्ते हैं वो नहीं चल रहे सर। एक बड़ी अजब सर सिचुएशन है सर, ये जी जनरेशन के 6 माह भी नहीं चलते सर। और लाहौर के सर अगर किसी ने साहब ने जुमला बोला और लाहौर वालों को फौरन समझ आ जाएगी सर, उन्होंने कहा कि अगर लाहौर शहर के 5 साल के सबसे ज्यादा खर्चे वाले हम बारात और वलीमे निकालें तो 60 से 70% वो बाद में कामयाब नहीं होते।
ان میں سے سر کہیں ایسے شادی کے فنکشن بھی ہیں جس پہ منیمم ایکسپینس جو ہے وہ 10 کروڑ روپے ہے سر. ایسا کیا ہوا سر کہ نمبر 1 سر لاہور جا رہا ہے سر, فیصل آباد کی جو فیملی کورٹس ہیں سر لائن لگی ہوئی ہے خلا کی, طلاق کی. ان دونوں شہروں میں سنگل مدر ایک سر بچہ اٹھائے ہوئے سر, اور اگر پڑھی لکھی ہیں تو سر وہ پروفیشنل ہو جاتی ہیں, اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو سر پیرنٹس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. کہ فیملی سٹرکچر سر جس تیزی کے ساتھ خراب ہونے لگ پڑا, آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ سر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور بالخصوص فیصل آباد میں موجود ہوتے ہوئے سر ہم کپلز کو یہاں بے شمار سر میں دیکھ رہا ہوں کپلز بیٹھے ہیں, انہیں سر ہم کیا کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بچائیں؟ اس میں سر میں ایڈیشنل چیز چاہوں گا سر, فیکٹریاں چل رہی ہیں سر, گھر نہیں بچ رہے سر, یہ بڑا چیلنج ہے. معاشی طور پہ بڑا استحکام ہے سر, گھر جو ہے سر وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ایک تو ذرا سا یہ جملہ میں ڈفرینٹ وے میں کہنا چاہوں گا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. معاملات خراب نہیں ہو رہے, تبدیل ہو رہے ہیں. ایک دریا بہ رہا ہے, اس میں آپ ایک کشتی میں سوار ہیں, لیکن اس کشتی میں نہ تو چپو آپ کے ہاتھ میں جن کو پتوار کہتے ہیں, اور نہ رڈر پر آپ کا ہاتھ ہے جو کشتی کا رخ بدل رہی ہے, وہ بہ رہی ہے. تو آبویسلی وہ اپنی منزل کو نہیں جائے گی. جہاں آپ چاہتے ہیں کہ کنارے سے لگ جائے, وہ وہاں نہیں جائے گی, وہ اپنی مرضی سے جائے گی, لہروں پر بہے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک عرض کی تھی کہ ٹرانزیشن میں ہے ایز اے نیشن. وہ ٹرانزیشن ملٹی ڈائمینشن ہے, ایک ڈائریکشن نہیں ہے. ہمارا ایکسپوجر ہو گیا تھرو ٹی وی, انٹرنیٹ, پوری دنیا ہمارے فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے. لیکن اس کو سٹیئر کرنے والا, ہماری زندگی کو سٹیئر کرنے والا کوئی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم ٹی وی پروگرامز, اور میں ٹی وی کو برا نہیں کہہ رہا, ان پروگرامز کی بات کر رہا ہوں, وہ ڈرامے اور وہ پروگرامز لکھے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگوں نے, جن کا ایکسپوجر زیادہ تر مغرب کا ہے. مغرب کے کلچر سے متاثر ہیں, انلائٹن لوگ ہیں, بہت دنیا دیکھی ہے. وہ وہاں پہ پروٹیکشن دیتی ہیں انسانی حقوق کو. جب بغیر ٹریننگ کے ہم ایک میسج دیں گے نوجوانوں کو کہ یہ زندگی تمہاری ہے, تمہیں پورا حق ہے اس زندگی کو جیسے چاہو گزارو, تمہارے یہ حقوق ہیں, اس میں ڈیوٹیز غائب ہیں. تو وہاں پہ زندگی کے بارے میں رویے ہمارے کچھ تلخ ہو جائیں گے. ہم دوسرے انسان سے اپنی ذہنی خیال کے مطابق عزت ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم اپنے ذہنی معیار کے مطابق اپنے حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ابھی ہمارا پورا معاشرہ اس طرح تبدیل نہیں ہوا. زیادہ تر کیسز جنون بھی ہیں. یہ وجہ سامنے آتی ہے. آپ کبھی دونوں پارٹی سے بیٹھ کے بات کیجیے تو پتہ چلے گا کہ بچی کہتی میری بھی کوئی زندگی ہے, اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی مرضی کے انداز زندگی گزاروں.
اگر یہی اویئرنیس معاشرے کو ہم میئر ڈوز کے ذریعے دیں گریجولی، تاکہ وہ جیسے گھوڑے کے ذریعے سے سانپ کے کاٹے کا زہر کا توڑ بنتا ہے فریاد کا، گھوڑے کو بہت معمولی مقدار میں زہر دیتے ہیں، وہ مقدار بڑھتی آتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ امیون ہو جاتا ہے، پھر زہر اثر نہیں کرتا، تو اس کے بلڈ سے ہم تریاق بنا لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی میئر ڈوز دے کے ایجوکیٹ کیا جائے بچیوں کو اور بچوں کو کہ آپ کے حقوق ہیں لیکن ان لمیٹیشنز کے اندر، ہمارا معاشرہ مشرقی ہے، یہاں پہ بہت کچھ ہے۔ سب سے بڑا پرابلم آتا ہے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم، وہ بزرگ ہوتی ہیں گھر میں، انہوں نے زندگی ایک اور ڈھب پر گزاری ہے، وہ بچوں کو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کہنے کے مطابق چلیں، وہاں سے ایک قتل شروع ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم بالکل دوسروں کو ان کے حقوق دیں، دوسروں کو جینے کا حق دیں کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جی لیں، لیکن حدود کے اندر۔ تو جب ہم حدود کے اندر رہ کے ایک کام کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہمیشہ بہتر آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو بچے بچیاں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں، تو ان کو اگر ایڈوائز کیا جائے، آپ کے یہاں مجھے اگر صحیح یاد ہے جسٹس صاحب تھے جو جسٹس مارول حق صاحب، ہاں، صلح کا ADR کا بھی سر ہم نیشنلز میں بنا رہے ہیں انشاءاللہ، لاہور میں سر سارا ہے سر، وہ انشاءاللہ یہاں شفٹ کرنے اس کے صحیح اسٹیٹسٹکس تو آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایک بڑی سکسیس تھی 70% الحمدللہ۔ تو اس طرح کے لوگ اگر ہم جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، وہ اگر کنسلٹیشن فری دے دیں گے، سر کیونکہ جو سائیکارٹسٹ ہے وہ بھی UK کا پڑھا ہے، امریکہ کا پڑھا ہے، ایسا سر وہ بھی اسی معاشرے کو دیکھتا ہے، ویسٹرن کو فالو کریں ایسا سر وہ نہیں کر پائے گا۔ سر ہمارے اپنے معاشرے سے متعلق آدمی چاہیے سر جو اسے گائیڈ کرتے ہیں۔ سر میرا یہ سوال سر، آج کل سر ٹرمز کچھ نہیں آئی ہیں سر۔ چند دن پہلے میری چھوٹی صاحبزادی سر، اس کا نام بھی آپ ہی نے رکھا ہے سر، 3.5 سال کی ہے، تو سر اس نے کتاب پکڑی ہوئی، اس کتاب پہ جو ٹائٹل پہ تھا وہ تھا دی اسٹوری آف ڈوپامین۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آج 3.5 سال کا بچہ ڈوپامین کی ٹرم سے واقف ہے۔ ہم سر سائیکالوجی پڑھ کے، ماڈرن سائیکالوجی پڑھ کے ہمیں پتہ لگا کہ جو ہمارے موڈز ہیں اور ہماری ہیپینس ہے، اس کا تعلق 4 ہارمونز کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق ڈوپامین کے ساتھ ہے، آکسیٹوسن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سیروٹونین کے ساتھ ہے اور انڈورفین کے ساتھ ہے۔ اس میں سر جو آکسیٹوسن ہے وہ لو کا، ہارمونی کا اور سکینت کا سر ہارمون ہے۔ میں سر جاننا چاہوں گا کہ یہ ہارمون تو سر ایک میڈیسن سے بھی سر یہ پیدا ہو جاتا ہے سر، جو کسی میں اگر آکسیٹوسن کی کمی ہو سر، ایک اچھا سائیکیٹرسٹ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے سر، اس کا آکسیٹوسن لیول، سیروٹونین لیول سر ہائی ہو جاتا ہے سر۔ سر دین کنڈیشن کرتا ہے سکینت کو ذکر الہی سے، اللہ کی یاد میں سکون ہے سر، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے سر۔ میں جاننا چاہوں گا کہ وہ سکینت اور وہ سکون جو 25 ملی گرام کی ایک میڈیسن کھانے سے آتا ہے، اور وہ سکینت اور سکون جو اللہ کی یاد سے آتا ہے، یہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے یا ان میں فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے۔ جو میڈیسن سے ہم ہارمونس کریٹ کرتے ہیں سر، وہ شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ ڈائی آؤٹ ہو جائیں گے اور آدمی پھر واپس اسی کنڈیشن کو چلا جائے گا۔ یہ جو ذکر الہی ہے، اس کے اثرات انسان پہ نیئرلی مستقل ہوتی ہیں۔ آئی ڈونٹ سے کہ مستقل ہوتے ہیں، ایسے نیئرلی مستقل۔ ان سرٹن کیسز آپ کو بندہ واپس جاتا بھی دکھائی دے گا۔ جب ہم کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں
जैसे मैं आपके पास आ गया और आपसे मैंने मसला बताया, आपने मुझे कहा जाइए आप ये पढ़ा कीजिए और इस टाइम पर इतनी बार पढ़ा कीजिए। मैं जाके पढ़ना शुरू किया, पता चला कि 10-15 दिन में मेरा मसला हल हो गया। अब मैं लोगों को बताता फिर रहा हूँ कि मैं फलां साहब के पास गया था, उन्होंने एक बड़ा सरीउल असर वजीफा मुझे बता दिया और मेरा वो मसला हल हो गया। इसको अगर हम दुनियावी इल्म की रोशनी में देखें तो वो असल में होता क्या है कि जो साहिब इल्म है ये इल्म लदूनी की वजह से ह्यूमन साइकोलॉजी के बड़े माहिर होते हैं। जब आदमी उनके पास जाता है तो इन स्प्लिट सेकंड वो स्कैन हो जाता बंदा, तो वो उसकी उस जहनी कैफियत को देख के बता देते हैं कि जाइए आप ये पढ़िए। अब उसके साथ 2 शर्तें बल्कि 3 शर्तें लगाते हैं। एक मखसूस तादाद में आप पढ़िए, जिस जगह बैठ के पढ़ें फिर उसी को मुकर्रर कर लीजिए अपने लिए, और एक मखसूस टाइम पर पढ़िए। यहाँ डॉक्टर हज़रात भी तशरीफ रखे हुए होंगे, इन्हें मालूम है कि अगर मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने कंप्लेंट की कि साहब मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो समझदार डॉक्टर कभी मुझे दवाई नहीं देगा, वो मुझे ये कह के वापस भेज देता है कि आप कहीं से ब्लड प्रेशर रीड करने वाला आला ले लीजिए